हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं टीपी एक बार पुनः आप सभी के यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। वो क्या है? कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनको कितने भागों में बांटा गया, प्रत्येक के बारे में आज हम लोग समझेंगे इस क्लास के अंतर्गत। अगर हम पिछली हीरो क्लास 6 की बात कर लें तो पिछली हीरो क्लास 6 में आपको क्या बताया गया था कि कार्बनिक रसायन क्या होता है, ठीक, कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई गई थी। अकॉर्डिंग टू लेमरी या फिर लेवाइशिए के अनुसार कार्बनिक पदार्थ किसे कहेंगे, ये सारी चीजें आपको पिछली हीरो क्लास 6 में बताई गई थी। आज हम लोग हीरो क्लास 7 के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो अगर हम बात कर लें कि जो कार्बनिक यौगिक है इसको सबसे पहले कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। एक क्या, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, या फिर इन्हीं को एक और नाम दिया गया क्या? अचक्रीय यौगिक। क्या नाम दिया गया? अचक्रीय यौगिक, या फिर और क्या कहा गया? एलिफैटिक यौगिक। समझेंगे आप ध्यान से इसको। जो कार्बनिक यौगिक है सबसे पहले इनको कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहला क्या, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, या फिर अचक्रीय यौगिक, या फिर एलिफैटिक यौगिक। और जो इनका दूसरा प्रकार है वो क्या है? बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, या फिर इनको हम लोग एक और नाम देते हैं क्या? चक्रीय यौगिक। क्या नाम देते हैं? चक्रीय यौगिक, मतलब साइक्लिक कंपाउंड। आगे चल करके फिर क्या किया गया? जो ये चक्रीय यौगिक हैं इनको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? 2 भागों में। पहला क्या, समचक्रीय या फिर कार्बोचक्रीय यौगिक। क्या है पहला टाइप? समचक्रीय या फिर कार्बोचक्रीय यौगिक। और दूसरा इसका टाइप क्या है? विषम चक्रीय यौगिक। क्या है? विषम चक्रीय यौगिक। फिर आगे चल करके क्या किया गया? जो समचक्रीय या कार्बोचक्रीय यौगिक होते हैं इनको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? 2 भागों में। एक क्या होता है? एलिसाइक्लिक यौगिक, और एक क्या है? एरोमेटिक यौगिक। किसको ये डिवाइड किया गया? समचक्रीय यौगिकों को या फिर कार्बोचक्रीय यौगिकों को। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला क्या है? एलिसाइक्लिक यौगिक, और दूसरा क्या है? एरोमेटिक यौगिक। तो आइए हम लोग अब डिस्कस करेंगे खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं और बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। उसके बाद में फिर क्या पढ़ेंगे? समचक्रीय क्या होते हैं और विषम चक्रीय क्या होते हैं। फिर एलिसाइक्लिक क्या होते हैं और एरोमेटिक क्या होते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात कर लें कि जो कार्बनिक यौगिक है उनका जो पहला प्रकार है वो क्या है? खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, या फिर इनका दूसरा नाम क्या है? अचक्रीय यौगिक, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एलिफैटिक यौगिक। तो अगर हम बात कर लें कि खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु क्या होता है? खुली श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। अगर आपसे पूछा जाए कि खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु क्या होते हैं? खुली श्रृंखला के रूप में व्यवस्थित होते हैं, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात कर लें तो ये जो खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं कैसे होते हैं? अचक्रीय, मतलब इनमें साइक्लिक कंडीशन नहीं होती है। फिर इनमें जो कार्बन परमाणु होते हैं या तो वो कैसे व्यवस्थित होंगे? सीधी श्रृंखला में, या फिर इनमें कार्बन कैसे पाए जाते हैं? सीधी श्रृंखला के साथ साथ कैसे? पार्श्व श्रृंखला के रूप में। कैसे पाए जाते हैं? पार्श्व श्रृंखला के रूप में भी पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम क्या ले लें? ब्यूटेन। तो ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है? C4H10। क्या होता है? C4H10। किसका सूत्र है ये? ब्यूटेन का। किसका है? ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो क्या होता है? C4H10। अब अगर इसकी हम स्ट्रक्चर संरचनाएं बनाएं तो यहाँ पर ध्यान से आप देखेंगे, पहली इसकी कंडीशन हम क्या बना सकते हैं कि इसमें कितने कार्बन है? 4। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4। और आपको पता है कि कार्बन हमेशा कितने बंध का निर्माण करता है? 4। तो इसको अगर ध्यान से देखें तो ये वाला कार्बन कितने बंध बना रखे हैं? 1। कमी इस पर कितने की है? 3 की। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3। दूसरे वाले को देखें तो ये 2 बंध का निर्माण कर रखे हैं। कितने की कमी इस पर? 2 की। तो 1 हाइड्रोजन इधर, 1 इधर। फिर इस पर भी कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे हम लोग? 2। और इस पर कितने जोड़ेंगे? 3। तो इसको हम लोग कुछ ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या लिखा है? CH3। फिर क्या लिखा है? CH2। फिर क्या लिखा है? CH2। फिर क्या लिखा है? CH3। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर क्या लिखेंगे? सिंगल बॉन्ड CH3।
3। तो इसमें अगर देखें तो ब्यूटेन के सूत्र में कितने कार्बन 4, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने हैं 10, तो 3 2 5 2 7 और 3 ये 10। अब इसमें अगर देखें तो कार्बन जितने भी हैं 4 के चारों कार्बन कैसे व्यवस्थित हैं, सीधी श्रृंखला में। तो इसका नाम लिखने से पहले हम लोग क्या लिख देंगे एन। एन क्या है यहाँ पर नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब कब ये एन लिखा जाएगा, जब कार्बन कैसे व्यवस्थित होंगे, सीधी श्रृंखला के रूप में। तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे एन ब्यूटेन। क्या लिखेंगे एन ब्यूटेन। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब अगर हम ब्यूटेन की दूसरी कंडीशन देखें तो ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हम लोगों ने क्या लिखा था C4H10। अगर इसकी पहली कंडीशन देखें तो आप पहली कंडीशन में आपने क्या बनाया इसको CH3 CH2 CH2 और क्या लिखा था यहाँ पर CH3। इसका नाम क्या लिखे थे हम लोग एन ब्यूटेन। क्या लिखे थे एन ब्यूटेन। एन क्यों लिखे थे, क्योंकि इसमें 4 के चारों कार्बन कैसे व्यवस्थित है, सीधी श्रृंखला के रूप में। अब इसका अगर दूसरा स्ट्रक्चर बनाए तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और इस पर इधर 1 कार्बन जोड़ दें। तो इस कार्बन को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर कितने बंधे बना रखे हैं, 1, कमी कितने की 3 की। तो इस पर कितने हाइड्रोजन जोड़ेंगे हम लोग 3 हाइड्रोजन। दूसरे वाले इधर वाले कार्बन को देखें तो 1 2 3 ये बंध बना रखे हैं, कमी इस पर कितने की 1 की। इसको देखें तो ये कितने बंध बना रखे हैं, 1 को कार्बन बनाता कितने हैं 4, तो इस पर कमी कितने की है 3 की। इधर ऊपर वाले को देखें तो ये 1 बंध बना रखे, कमी इस पर भी कितने की है 3 की। तो अगर हम इस ब्यूटेन का दूसरा स्ट्रक्चर बनाना चाहें तो ये क्या लिखा है CH3, इसको क्या लिख सकते हैं CH3। फिर सिंगल बॉन्ड क्या लिखा है C और इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं 1, तो इधर 1 हाइड्रोजन जोड़ दें। फिर ऊपर क्या लिखा है सिंगल बॉन्ड C और इस पर कितने हाइड्रोजन 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं CH3। फिर इधर इसको क्या लिख सकते हैं CH3। तो इसका दूसरा स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा। अब अगर इसमें हम देखें तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन की कार्बन श्रृंखला ये हो गई। अब यहाँ पर एक कार्बन ऐसा है जिसको अंक नहीं मिला, ये किसके रूप में है शाखा के रूप में। किसके रूप में पार्श्व। इसको हम क्या कहेंगे, या तो पार्श्व कार्बन कहेंगे या फिर क्या कहेंगे शाखित कार्बन। तो इसका नाम लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे आइसोब्यूटेन। क्या नाम लिखेंगे इसका आइसोब्यूटेन। इसका नाम क्या लिखा जाएगा आइसोब्यूटेन। क्यों, क्योंकि इसमें एक कार्बन परमाणु कैसे उपस्थित है शाखा के रूप में या पार्श्व कार्बन के रूप में। तो जितने भी ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कैसे व्यवस्थित हो खुली श्रृंखला में, कैसे व्यवस्थित हो खुली श्रृंखला में, जैसे ब्यूटेन C4H10 में अगर हम देखें तो 4 के चारों कार्बन कैसे व्यवस्थित हैं खुली श्रृंखला के रूप में, इसलिए ये क्या कहलाएगा खुली श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक। और जो खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें कार्बन 2 कंडीशन में व्यवस्थित आपको मिल सकते हैं, या तो सीधे फॉर्म में या फिर कुछ कार्बन कैसे व्यवस्थित मिल सकते हैं पार्श्व रूप में, मतलब शाखा के रूप में। जैसे ब्यूटेन का ये स्ट्रक्चर देखें तो इसमें 4 के चारों कार्बन कैसे व्यवस्थित हैं सीधी श्रृंखला में, इसलिए इसका नाम क्या लिखा जाएगा एन ब्यूटेन। क्या लिखा जाएगा एन ब्यूटेन। और इसमें एक कार्बन ऐसे है जो कैसे व्यवस्थित है शाखा के रूप में, तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे आइसोब्यूटेन। क्या लिखेंगे आइसोब्यूटेन। अब हम बात कर लेते हैं जो कार्बनिक यौगिक थे उनका जो दूसरा प्रकार था वो क्या था बंध श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, या फिर इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं चक्रीय यौगिक। तो अगर हम बात कर लें कि बंध श्रृंखला वाले यौगिक क्या होते हैं, तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें परमाणु क्या हो बंध श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बंध श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। और ये जो बंध श्रृंखला वाले यौगिक होते हैं ये कैसे होते हैं चक्रीय होते हैं। कैसे होते हैं चक्रीय होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम बात कर लें किसकी साइक्लोप्रोपेन की, किसकी बात कर लें साइक्लोप्रोपेन। तो साइक्लो का मतलब कैसे संरचना होगी चक्रीय, और प्रोप का मतलब कितने कार्बन होंगे 3, और एन का मतलब सबके सब बंध कैसे होंगे सिंगल। तो यहाँ पर देखें हम ध्यान से तो 1 कार्बन फिर 2 कार्बन 3 कार्बन, और ये कैसी संरचना बन गई चक्रीय। अगर हम इस कार्बन से चलना शुरू करें तो चलते जाएं तो लौट करके पुनः यहीं पर आ जाएंगे किस कार्बन पर पहले वाले, तो ये कैसी संरचना कहलाएगी चक्रीय संरचना। अब अगर इन पर हम हाइड्रोजन की बात कर लें तो इस कार्बन पर कितने हाइड्रोजन की कमी है 2 की, तो इस पर कितने हाइड्रोजन जोड़ देंगे 2, इस पर भी कितने की कमी है 2 की, और इस वाले पर भी कितने की कमी है 2 की। क्यों, क्योंकि कार्बन परमाणु कितने बंध का निर्माण करता है 4। तो ये जो साइक्लोप्रोपेन है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाया जाता है। ये बन गया किसका स्ट्रक्चर साइक्लोप्रोपेन का। तो
तो इसमें अगर आप देखें तो क्या आपको इसमें कहीं पर कार्बन परमाणु दिख रहा है या कोई अन्य परमाणु दिख रहा है? तो आपको यहाँ पर कोई परमाणु नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इनमें परमाणु कैसे व्यवस्थित हैं? बंद श्रृंखला के रूप में। कैसे व्यवस्थित हैं? बंद श्रृंखला के रूप में। तो ये साइक्लोप्रोपेन किसके अंतर्गत आएगा? बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों के अंतर्गत। कुछ और एग्जाम्पल ले लें, जैसे हम क्या ले लें? साइक्लोब्यूटेन। क्या ले लें? साइक्लोब्यूटेन। तो साइक्लो का मतलब कैसी संरचना होगी? चक्री। और ब्यूट का मतलब कितने कार्बन होंगे? 4। एन का मतलब कैसे बंद होंगे? सिंगल। तो 4 कार्बन हो गए और इनको किस फॉर्म में हमको व्यवस्थित करना है? चक्री। तो जैसे इस कार्बन से चलना शुरू करें तो पुनः इसी कार्बन पर आ जाएंगे ना, तो इसका मतलब एक ऐसी संरचना है चक्री। अब कार्बन कितने बंध बनाता है? 4। तो इस पर कितने की कमी? 1 2 बंधे बना रखे। कितने की कमी है? 2 की। तो 2 हाइड्रोजन इस पर जोड़ देंगे। इसको देखें तो इस पर भी कितने की कमी है? 2 की। तो 2 हाइड्रोजन इस पर, 2 हाइड्रोजन इस पर और 2 हाइड्रोजन इस पर। तो जो साइक्लोब्यूटेन है इसकी अगर हम बात कर लें तो साइक्लोब्यूटेन में कितने कार्बन है? 4। तो सूत्र क्या लिखा जाएगा? C4। और हाइड्रोजन कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8। तो सूत्र क्या होगा? C4H8। किसका? साइक्लोब्यूटेन का। और इसकी जो संरचना है वो कुछ ऐसे दी जाती है। ये किसकी संरचना है? साइक्लोब्यूटेन की। तो इसमें भी देखें तो परमाणु कैसे व्यवस्थित हैं? बंद श्रृंखला में। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें मतलब परमाणु कैसे व्यवस्थित हो? बंद श्रृंखला में, उनको हम लोग क्या कहेंगे? बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। और ये कैसे होते हैं? चक्रीय होते हैं। कैसे होते हैं? चक्रीय। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हम एक और एग्जाम्पल ले लें, क्या? बेंजीन C6H6। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनाया जाता है। अब आप देखें तो इसमें कहीं पर आपको कोई परमाणु दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। इसका मतलब इसमें जितने भी परमाणु हों सब कैसे व्यवस्थित हैं? बंद श्रृंखला में। तो ऐसे यौगिक जिनमें परमाणु कैसे हों व्यवस्थित? बंद श्रृंखला में, उनको हम लोग क्या कहेंगे? बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। और इनकी संरचनाएं कैसी होती? चक्रीय होती हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? चक्रीय यौगिक। आगे चल करके क्या किया गया है? जो बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक हैं या चक्रीय यौगिक, इनको कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहला क्या होता है? समचक्रीय। पहला क्या होता है? समचक्रीय यौगिक, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोचक्रीय यौगिक। क्या बोलते हैं? कार्बोचक्रीय यौगिक। और जो दूसरा टाइप होता है वो क्या होता है? विषम चक्रीय यौगिक। क्या होता है? विषम चक्रीय यौगिक। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात कर लें कि जो बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक हैं इनको कितने भागों में बांटा गया था? 2। पहला क्या है? समचक्रीय कार्बोचक्रीय यौगिक। तो अगर हम बात कर लें कि समचक्रीय कार्बोचक्रीय यौगिक किसे कहते हैं, तो ऐसे बंद श्रृंखला वाले चक्रीय यौगिक जिनकी श्रृंखला में केवल किसके परमाणु दिखाई दें आपको? कार्बन के ही परमाणु उपस्थित हों, उनको हम लोग क्या कहेंगे? समचक्रीय या कार्बोचक्रीय यौगिक। क्या कहेंगे? समचक्रीय या कार्बोचक्रीय यौगिक। क्या बताया गया कि ऐसी बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक या चक्रीय यौगिक जिनकी श्रृंखला में केवल कार्बन के परमाणु ही उपस्थित होते हैं, समचक्रीय या कार्बोचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ऐसे बंद श्रृंखला वाले यौगिक जिनकी श्रृंखला में केवल और केवल आपको किसके परमाणु दिखाई दे? कार्बन के। तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? समचक्रीय यौगिक या फिर क्या कहेंगे? कार्बोचक्रीय यौगिक। जैसे एग्जांपल में हम लोग क्या ले लें? साइक्लोप्रोपेन। क्या लें? साइक्लोप्रोपेन। और अगर इसका स्ट्रक्चर बना तो साइक्लो का मतलब कैसी संरचना होगी? चक्रीय। और प्रोप का मतलब कितने कार्बन होंगे? 3। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। कार्बन कितने बंध बनाता है? 4। तो यहाँ पर कितने की कमी होगी? 2 हाइड्रोजन की। तो 2 हाइड्रोजन इस पर जोड़ देंगे, 2 हाइड्रोजन इस पर जोड़ देंगे और 2 हाइड्रोजन इस वाले कार्बन से। तो इसका फोटो कुछ ऐसे बनाया जाता है। तो ये क्या है? बंद श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक। और बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक में अगर हम कार्बन श्रृंखला की बात कर लें या फिर इनकी श्रृंखला की बात कर लें तो इसकी श्रृंखला में केवल किसके परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं? कार्बन के। ये इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन और इधर भी कार्बन। तो ऐसे बंद श्रृंखला वाले चक्रीय यौगिक जिनकी श्रृंखला में केवल किसके परमाणु उपस्थित होते हैं? कार्बन के, उनको हम लोग क्या कहते हैं? समचक्रीय या फिर कार्बोचक्रीय यौगिक। जैसे पहला एग्जांपल क्या है? साइक्लोप्रोपेन। दूसरा एग्जांपल जैसे हम लोग क्या ले लें? बेंजीन। क्या ले लें? बेंजीन। तो अगर हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाएं तो ध्यान से जब देखेंगे तो बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है। इसमें कितने कार्बन होते हैं? 6। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और ये
6 कार्बन। तो बेंजीन रिंग की जो संरचना है इसमें अगर हम कार्बन श्रृंखला की बात कर लें तो इसमें केवल और केवल किसके परमाणु आपको दिखाई देते हैं? कार्बन के। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? समचक्री या कार्बोचक्रीय यौगिक। और जो समचक्री या कार्बोचक्रीय यौगिक होते हैं ये होते कितने प्रकार के? 2। आगे चल करके इनको कितने भागों में बांटा गया? 2। पहला क्या? एलिसाइक्लिक और दूसरा क्या? एरोमेटिक। तो अब आगे हम बात करेंगे किसकी? एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होते हैं और एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं। उससे पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम बात कर लेते हैं कि जो समचक्रीय यौगिक हैं या कार्बोचक्रीय यौगिक इनको कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? 2 भागों में। पहला इनका प्रकार क्या होता है? एलिसाइक्लिक यौगिक और दूसरा क्या होता है? एरोमेटिक। तो हम बात कर लें पहले किसकी? एलिसाइक्लिक यौगिक की कि एलिसाइक्लिक यौगिक क्या होते हैं। तो ऐसे कार्बोचक्रीय या समचक्रीय यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों, एलिफैटिक यौगिक का मतलब खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बोचक्रीय या समचक्रीय यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों मतलब खुली श्रृंखला वाले यौगिकों से मिलते जुलते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक यौगिक। जैसे हम बात कर लें किसकी? साइक्लोप्रोपेन की। तो साइक्लोप्रोपेन का मतलब यहाँ पर साइक्लो का मतलब कैसी संरचना होगी? चक्रीय। और प्रोप का मतलब कितने कार्बन होंगे? 3। और एन का मतलब कैसा बंध होगा? सिंगल। तो अगर हम साइक्लोप्रोपेन का स्ट्रक्चर बनाए तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। अब इस पर कितने की कमी है? 2 हाइड्रोजन की, तो 2 इस पर जोड़ देंगे। इस पर भी कितने हाइड्रोजन की कमी है? 2। इस पर कितने की? 2। तो इसका जो स्ट्रक्चर है साइक्लोप्रोपेन का वो कुछ ऐसे बना दिया जाता है। और अगर हम बात कर लें किसकी? एलिफैटिक में 3 कार्बन के यौगिक की, तो उसका नाम क्या होता है? प्रोपेन। तो उसमें भी सबके संबंध कैसे होते हैं? सिंगल। और साइक्लोप्रोपेन में भी सबके सब बॉन्ड कैसे नजर आ रहे हैं आपको? सिंगल मतलब एकल बंध। तो उसमें भी क्या होता है? जो एलिफैटिक यौगिक में 3 कार्बन का कार्बनिक यौगिक होगा मतलब प्रोपेन, उसमें सबके सब बंध कैसे होंगे? सिंगल। इसमें भी सबके सब बंध कैसे हैं? सिंगल। तो ऐसे कार्बोचक्रीय या समचक्रीय यौगिक जिनके गुण किससे मिलते हैं? एलिफैटिक यौगिकों से मिलते जुलते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक। जैसे साइक्लोप्रोपेन हो गया। साइक्लोपेंटेन की अगर हम बात कर लें तो साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, 1 कार्बन, फिर 2 3, फिर इधर ये 4, फिर ये 5, कुछ ऐसे। इस पर कितने हाइड्रोजन की कमी है? 2 की। इस पर भी कितने की कमी? 2 की। जितने भी हाइड्रोजन है सभी पर कितने कितने, मतलब जितने भी कार्बन है सभी पर कितने कितने हाइड्रोजन की कमी है? 2 की। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? साइक्लोपेंटेन का। फाइनली इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है? कुछ ऐसे, ये साइक्लोपेंटेन। अगर हम बात कर लें साइक्लोब्यूटेन की तो साइक्लोब्यूटेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे। तो कहने का मतलब अगर हम केवल बात कर लें किसकी? प्रोपेन की। किसकी बात कर लें? प्रोपेन की। तो इसके नाम के अंत में क्या रहा? एन। और अगर साइक्लोप्रोपेन की बात करें तो इसके भी नाम के अंत में क्या रहा? एन। तो इसमें एन का मतलब क्या होता है? सिंगल बंध। तो जैसे साइक्लोप्रोपेन में देखें तो सबके सब बंध कैसे हैं? सिंगल। और अगर हम प्रोपेन की संरचना भी बना करके देखेंगे तो इसमें भी सबके सब बंध कैसे हैं? सिंगल। तो ऐसे कार्बोचक्रीय या समचक्रीय यौगिक जिनके गुण किससे मिलते हैं? एलिफैटिक यौगिकों से, मतलब खुली श्रृंखला वाले यौगिकों से मिलते जुलते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक यौगिक। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा क्लियर देखना चाहते हो तो जैसे साइक्लोप्रोपेन का ये स्ट्रक्चर, और अब हम किसका स्ट्रक्चर बना दें? प्रोपेन का। किसका बना दें? प्रोपेन का। तो प्रोप का मतलब कितने कार्बन? 3 कार्बन। एन का मतलब सबके सब बंध कैसे होंगे? सिंगल। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया? केवल प्रोपेन का, जिसका सूत्र क्या होगा? C3 3 6 2 8 C3H8। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा प्रोपेन का? C3H8। और साइक्लोप्रोपेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? C3H6। दोनों में अंतर क्या है कि इसमें जितने कार्बन है 3 के तीनों कैसे व्यवस्थित हैं? चक्रीय रूप में। और इसमें 3 के तीनों कार्बन क्या चक्रीय हैं? तो इसमें कार्बन ये चक्रीय रूप में व्यवस्थित नहीं, ये कैसे व्यवस्थित है? खुली श्रृंखला के रूप में। और इसमें कैसे व्यवस्थित है? बंद श्रृंखला के रूप में। लेकिन इसमें भी सबके सब बंध कैसे हैं? सिंगल। इसमें भी सबके सब बंध कैसे हैं? सिंगल। तो जो साइक्लोप्रोपेन है इसके कुछ गुण लगभग किससे मिलते जुलते हैं? प्रोपेन से। तो प्रोपेन क्या है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ये क्या है? एलिफैटिक यौगिक। और ये क्या है हमारा? एलिसाइक्लिक यौगिक। कैसा होगा? एलिसाइक्लिक। साइक्लोप्रोपेन कैसा होगा? एलिसाइक्लिक। जबकि केवल प्रोपेन कैसा होगा? एलिफैटिक। तो इसलिए कहा गया क्या कि ऐसे कार्बोचक्रीय या समचक्रीय यौगिक जिनके गुण एलिफैटिक यौगिकों से, मतलब खुली श्रृंखला वाले यौगिकों से मिलते जुलते, उनको हम लोग क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
अब बात कर लेते हैं जो कार्बोचक्रीय यौगिक थे वो कितने प्रकार के थे, दो। एक क्या था एलिसाइक्लिक, एक क्या था एरोमेटिक। तो अगर हम एरोमेटिक यौगिक की बात कर लें कि एरोमेटिक किसे कहते हैं, तो ये जो एरोमेटिक शब्द है इसका मतलब ही क्या था, एरोमा से बनाया गया। तो एरोमा का मतलब क्या होता है, स्पेशल, मतलब जो विशिष्ट प्रकार की खुशबू देते हैं उनको क्या कहा गया था, एरोमेटिक। लेकिन अगर हम कुछ अलग टाइम में इसकी बात कर लें कि एरोमेटिक यौगिक किसे कहते हैं, तो हम कह सकते हैं क्या कि बेंजीन तथा अन्य चक्रीय यौगिक जो रासायनिक रूप से गुणों में किससे, बेंजीन से समानता प्रदर्शित करते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहलाते हैं। या फिर हम क्या कह सकते हैं, सबसे सिंपल डिफिनीशन की अगर हम बात कर लें तो इसको हम कह सकते हैं बहुत ही आसानी से, क्या कि ऐसे चक्रीय यौगिक जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम, 4n क्या है यहाँ पर, रिंग की संख्या, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम, जिसको हम एक और नाम देते हैं क्या, हैकेल नियम। क्या नाम देते हैं, हैकेल नियम। तो ऐसे चक्रीय यौगिक जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम मतलब हैकेल नियम का पालन करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एरोमेटिक यौगिक। क्या कहते हैं, एरोमेटिक यौगिक। सबसे सिंपल डिफिनीशन यही है क्या कि ऐसे चक्रीय यौगिक जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम मतलब हैकेल नियम का पालन करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। जहां पर 4n, ये जो n है ये क्या है, रिंग की संख्या। आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल। जैसे हम बात कर लें किसकी, बेंजीन की पहले बात कर लें। देखते हैं बेंजीन मतलब C6H6। तो अगर हम बेंजीन की संरचना बना करके देखें तो इसमें कितने कार्बन के परमाणु हैं, 6, 1 2 3 4 5 और ये 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 6। तो एक हाइड्रोजन, 2 3, फिर इधर ये 4, फिर इधर ये 5 और ये 6। कार्बन परमाणु कितने बंध का निर्माण करता है, 4। तो पहले को देखें 1 2 3, कितने की कमी, 1, इसका मतलब कैसा बंध होगा, डबल। फिर दूसरे को देखें तो 1 2 3 4 इसकी पूरा। तीसरे को देखें तो 1 2 3, इसका मतलब यहाँ पर कैसा बंध होगा, डबल। फिर कैसा बंध होगा यहाँ पर, डबल। तो इसी संरचना को हम लोग कुछ ऐसे बना सकते हैं, 1 2 और ये 3। तो अगर इस संरचना में हम ध्यान से देखें कि ये एलिफैटिक है कि एरोमेटिक है, या फिर ये एरोमेटिक है कि नहीं, तो इसमें हम कौन सा नियम लागू करें, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम। तो 4 × n क्या है, रिंग की संख्या। तो यहाँ पर अगर इस कार्बन से हम चलना शुरू करें तो घूम करके यहीं पर आ जाएंगे। तो इसमें कितनी चक्र बन रहे हैं, 1 चक्र बन रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर n के प्लेस पर कितना लिखेंगे हम लोग, 1+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 1 जा 4 +2 = कितना होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कितने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 6। अब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, आपको पता है कि सिंगल बॉन्ड का मतलब क्या होता है, सिग्मा। डबल का मतलब 1 सिग्मा 1 पाई, और ट्रिपल का मतलब क्या होता है, 1 सिग्मा और 2 पाई। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग में कितने मतलब डबल बॉन्ड हैं, 1 2 3। तो इसका मतलब ये क्या है, सिग्मा अंदर वाला ये कौन सा बंद होगा, पाई। ये कौन सा है, सिग्मा अंदर वाला कौन सा होगा, ये पाई। ये सिग्मा ये पाई। तो यहाँ पर पाई बंधों की संख्या कितनी है बेंजीन में, 1 2 3। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए कौन से, पाई वाले। ये 2 इलेक्ट्रॉन पाई वाले और ये 2 इलेक्ट्रॉन पाई वाले। तो बेंजीन रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हैं, 2 2 4 और 2 6। और जब इसमें हैकेल नियम लागू किया गया मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन आए, 6। मतलब अब जब इसमें हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम लागू करें तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन आए, 6। और बेंजीन रिंग में उपस्थित भी कितने हैं, 2 2 4 2 6। इसका मतलब ये जो बेंजीन है ये हैकेल नियम का पालन कर रहा है। इसका मतलब ये क्या होगा, एरोमेटिक। ये कैसा होगा, एरोमेटिक कंपाउंड। अब दूसरा कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे अब हम अगले एक एग्जाम्पल की बात कर लें, क्या, फिनाल। तो फिनाल का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H5OH। अगर इसकी हम संरचना पहले बना लें तो इसमें कितने कार्बन है, 6। तो 1 कार्बन, 2 3 4 5 और ये 6। हाइड्रोजन कितने हैं, 5। तो 1 2 3 4 और ये 5। OH ऊपर लगा है तो इधर लगा देंगे क्या, OH। अब पहला कार्बन ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठा। तो पहले कार्बन को देखें तो कितने बंध बना रखे हैं, ये 1 2 3। कार्बन बनाता है कितने, 4। तो इसका मतलब यहाँ पर कैसा बंध होगा, डबल। फिर दूसरे को देखें तो 1 2 3 4 पूरा। तीसरे को देखें तो 1 2 3, इसका मतलब यहाँ पर कैसा होगा, डबल। फिर 1 2 3 यहाँ पर कैसा होगा, डबल। तो इसका अगर हम दूसरा स्ट्रक्चर बनाए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
ये क्या है C6H5, फिर इधर क्या OH, कुछ इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये एरोमेटिक है कि नहीं, क्योंकि इसमें कार्बन कैसे व्यवस्थित है, बंद श्रृंखला में। ये एरोमेटिक है कि एलिसाइक्लिक है, ये हमें अगर पता करना तो इसमें हम नियम लागू करें, कौन सा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम। तो 4 × n क्या है, रिंग की संख्या। तो यहाँ से चलना शुरू करें, यहीं पर आ जाएंगे तो कितनी रिंग इसमें बन रही, 1। तो n के प्लेस पर 1 लिख देंगे, प्लस क्या 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 × 1 = 4 प्लस क्या 2 इक्वल टू कितना होगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और इसके अंदर देखें तो ये ऊपर वाला कौन सा सिग्मा, अंदर वाला कौन सा होगा पाई, ये सिग्मा, ये कौन सा होगा पाई, ये सिग्मा, ये कौन सा होगा पाई। तो इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 इधर, ये 4 और 2 ये 6। कितने पाई इलेक्ट्रॉन है फिनाल के अंदर, 6। इसका मतलब ये हकेल नियम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम का पालन कर रहा, इसलिए क्या होगा, एरोमेटिक। कैसा होगा ये, एरोमेटिक। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल देते हैं, क्या, साइक्लोहेक्सेन। क्या देते हैं, साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनता है, ये किसका स्ट्रक्चर है, साइक्लोहेक्सेन का। और एक हम क्या ले लें, बेंजीन। बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बना सकते हैं हम लोग। और कहा जाए कि बताओ इसमें कौन एलिफैटिक है, और मतलब कौन इसमें एरोमेटिक है और कौन इसमें एलिसाइक्लिक है, या क्या ये दोनों एरोमेटिक हैं। तो इसकी जांच के लिए हम कौन सा नियम इसमें लागू करें, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम। तो 4 × n क्या है, रिंग की संख्या। तो यहाँ पर कितनी रिंग बनेंगी, 1, प्लस क्या 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 × 1 = 4, 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। और इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो कहीं पर आपको डबल बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसमें सबके सब इलेक्ट्रॉन कैसे हैं, सिग्मा वाले। इसमें कोई भी पाई इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं। इसका मतलब ये जो संरचना वाला यौगिक है ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम मतलब हकेल नियम का पालन नहीं कर रहा, ये हकेल नियम का पालन नहीं कर रहा। इसका मतलब ये एरोमेटिक नहीं है। जबकि इसमें अगर हम लागू करें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम, तो 4 × n के प्लेस पर 1 हो जाएगा, प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 × 1 = 4, 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। तो इसमें डबल बॉन्ड है, ये सिग्मा होगा, ये कौन सा होगा पाई, ये सिग्मा, ये कौन सा पाई, ये सिग्मा, ये कौन सा पाई। तो पाई इलेक्ट्रॉन 2 ये हो गए, 2 ये 4 और 2 ये 6। तो इसका मतलब ये जो यौगिक है C6H6 बेंजीन ये हकेल नियम का पालन कर रहा है, इसलिए ये क्या होगा, एरोमेटिक। जबकि ये एरोमेटिक नहीं है। लेकिन दोनों में कार्बन कैसे व्यवस्थित है, बंद श्रृंखला में। तो ये क्या कहलाएगा, एलिसाइक्लिक, और ये क्या कहलाएगा, एरोमेटिक। तो एरोमेटिक यौगिक किसे कहेंगे, केवल एक लाइन में आप याद रखेंगे कि ऐसे बंद श्रृंखला वाले यौगिक जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करते हैं। जो किसका पालन करते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन नियम का पालन करते हैं, मतलब जो हकेल नियम का पालन करते हैं वो क्या है, एरोमेटिक। क्या है, एरोमेटिक। अब जो बंद श्रृंखला वाले यौगिकों में नेक्स्ट जो टाइप था वो क्या था, विषम चक्रीय यौगिक, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।